नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। बुलेटिन में आज बात करेंगे मरुधरा के महासमर को साधने के लिए कल से होने जा रहे नामांकन की। फिर बात मेवाड़ से महासमर के संदेश की करेंगे। सुनाएंगे आपको भी कि क्या कुछ कहा मेवाड़ से सरकार ने। साथ ही बात होगी दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही जोधपुर के जंग की। बताएंगे कि क्या कुछ आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। फिर बात जल संकट की आहट की करेंगे और पूछेंगे कि अप्रैल में ही ये हाल है तो मई में मरुधरा निवासियों का क्या हाल होगा। साथ ही खबर से बाखबर भी करेंगे बैंक के कस्टमर्स को भी। आखिर क्यों बताएंगे कि आपकी अब की बार क्या कुछ नया हुआ है और फिर ले चलेंगे आपको मां कैला के दरबार जो सज चुका है और श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। मंगलवार से नामांकन की शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण में 13 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है। गाजे बाजे का हुआ इंतजाम, पंडित जी ने मुहूर्त पर लगाई मुहर। मंगलवार का इंतजार, कल से परवान चढ़ेगा चुनावी पर्व। लोकतंत्र में हर आदमी की बराबर अहमियत होती है, एक एक वोट की कीमत होती है। इसलिए राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए नामांकन शक्ति प्रदर्शन का मौका होता है। जिसकी सभा में जितनी भीड़ जुटती है उतनी ही उसकी जीत पक्की मानी जाती है। मंगलवार से नामांकन, मैदान में महारथी। एक चरण में 13 सीटों से होगी शुरुआत। कुछ सीटों पर सस्पेंस बरकरार। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण की 13 सीटों के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, झालावाड़ में चुनाव होने हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। नॉमिनेशन 9 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं, जबकि 10 अप्रैल को नामांकनों की जांच होगी। नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन 12 अप्रैल है और इन सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। 13 जो सीटें हैं उसके लिए होगा और सेकंड के अंदर जो है 12 सीटों के ऊपर। झालावाड़ के अंदर और कोटा के अंदर नॉमिनेशन जो है वो फाइल होंगे, तो इसके बारे में इनसे डिटेल में बात हुई है और इन्होंने पूरी व्यवस्था जो है की हुई है और पूर्ण सुचारू रूप से काम जो है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन मुख्य पार्टियां अभी तक पहले चरण की सभी सीटों पर प्रत्याशियों की तलाश पूरी नहीं कर पाई हैं। बीजेपी 2 और कांग्रेस 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। राजसमंद लोकसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। पहले चरण की इन 13 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। दोनों दल जीत पक्की करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तभी कुछ सीटों पर अभी तक नाम तय नहीं हो पाए हैं। पार्टियां एक दूसरे के पत्ते देखकर अपनी चाल चलना चाहती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो मिशन 25 के लिए सीएम गहलोत धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। आज गहलोत ने प्रतापगढ़, बागीदौरा और गोकुंदा में चुनावी सभा की। इस दौरान गहलोत ने कांग्रेस की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। सीएम ने गहलोत से कहा कि वसुंधरा सरकार की ही तरह 5 साल में केंद्र की सरकार ने भी सिर्फ दावे किए लेकिन काम नहीं किए। किसान, रोजगार और गरीबों के लिए कुछ नहीं करने वाली मोदी सरकार अब चुनाव जीतने के लिए देश को मुद्दे से भटका रही। हिंसा का माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर, हर व्यक्ति डर रहा है।
सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या होगा सर। महासमर में कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने सीएम गहलोत मिशन मेवाड़ पर पहुंचे तो निशाने पर बीजेपी की पिछली वसुंधरा सरकार रही। गहलोत ने मेवाड़ में विकास न होने के लिए वसुंधरा सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो जनता को पीएम मोदी से भी सतर्क किया। सीएम बोले कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आते हैं तो देश में लोकतंत्र पर खतरा और बढ़ जाएगा। देश के अंदर लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। मैं बहुत सोच समझ करके आपका प्रथम सेवक को मुख्यमंत्री जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर नहीं समझे हम लोग, अगर मोदी जी वापस चुनाव जीत गए तो आगे जो है चुनाव भी होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं। सीएम गहलोत ने सेना के नाम पर देश में हो रही सियासत को लेकर भी बीजेपी और पीएम पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सेना को राजनीति में नहीं घसीटा। आज मोदी जी हमारी सैनिक कार्रवाई के पीछे छिप करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता समझ चुकी है। हम तो सलाम करते हैं बहादुर सैनिकों को, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, आर्मी को, ज्ञान को हथेली में रख करके सेना में भर्ती होते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी सरकार के कामकाज के दम पर जीत का दावा किया। पायलट बोले, गरीबों के लिए काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। गांव और गरीब की दिक्कत और समस्याओं को समझने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लोगों को राशन समय पर मिले, हर परिवार में 100 दिन के रोजगार का कानून जो सोनिया गांधी जी ने बनाया था, उस कानून को जानबूझकर लटका कर खत्म करने का काम वसुंधरा जी की सरकार ने किया था। पायलट ने राहुल गांधी के न्याय स्कीम को दुनिया में गरीबी हटाने की सबसे कारगर योजना करार दी। न्याय योजना, न्यूनतम आय की योजना, इस दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में ऐसा कानून नहीं है, ऐसा योजना कोई लेकर नहीं आया कि प्रत्येक गरीब परिवार को साल के 72,000 रुपए उसके खाते में मिल सके। आपको बता दें कि मेवाड़ का कांग्रेस के लिए खासा महत्व है। यहाँ की 5 सीटें कांग्रेस के लिए अहम है और ये जीत 2014 के कांग्रेस के सूखे को खत्म कर सकती है। कांग्रेस अपने पुराने वोटरों और पुरानी सीट पर फिर से मजबूती चाहती है और इस मुहिम में सीएम गहलोत अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए सतीश शर्मा की रिपोर्ट। इस बार जोधपुर की जंग जोरदार होने वाली है क्योंकि सूर्य नगरी में महायुद्ध से पहले वाक युद्ध चरम पर है और नतीजा सियासी तापमान चरम पर। देखिए रिपोर्ट। सबके बीच वैभव गहलोत जी का स्वागत है जोधपुर में। प्रवासी राजस्थानी प्रवासी जोधपुर के वहाँ आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते। परदेसी मैं तो यहीं राजस्थान का, यहीं के मेरे फादर है, यहीं के मेरे पिताजी के पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं इसी जोधपुर में, तो मुझे परदेसी क्यों कहा जा रहा है ये मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं। सुन लीजिए, 2019 में जोधपुर में जंग जोरदार है। एक तरफ अनुभव तो दूसरी तरफ युवा जोश है और इन सब के बीच सूर्य नगरी में सियासी तपिश और बढ़ गई है। चुनावी सफर पर वैभव गहलोत। जोधपुर से वैभव का सियासी आगाज। पहली बार जोधपुर सीट से किस्मत आजमा रहे वैभव अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से जोधपुर पहुंचे, जहां वैभव गहलोत का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इसके बाद वैभव रातानाड़ा गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव अभियान का आगाज किया। सियासी सफर के आगाज के मौके पर उनकी हमसफर भी मौजूद रही। बहुत खुशी है और मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं की बहुत खुशी है। जोधपुर शहर का बेटा आ रहा है, पहले मेरे ससुर जी थे, अब इनको सबको कार्यकर्ताओं की टीम है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और सब इन्हीं को मेहनत करनी है और अब लग के काम पे लगना है, डटना है और जीत हमारी पूरे राजस्थान में 25 से 25 सीटें आएंगी, इसका पूरा विश्वास है मुझे। इसे संयोग ही कहिए, वैभव गहलोत उसी सीट से किस्मत आजमा रहे हैं जिस सीट से अशोक गहलोत ने भी अपने सियासी पारी का आगाज किया था। अब चुनाव में वैभव गहलोत के सामने बीजेपी के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, लेकिन वैभव अपने सादगी से लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। सियासत विरासत में मिली है,
लेकिन वैभव कहते हैं टिकट तो मेहनत से ही मिली है। परिवारवाद और वंशवाद का आरोप तब है जब मैं कहीं बाहर धंधा पानी विदेश में कहीं होता और फिर सीधा आके कहता कि मुझे टिकट दो, मुझे पार्टी अपना नॉमिनी बनाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 15 साल काम करके मैंने टिकट का हाईकमान ने मुझे आशीर्वाद दिया। हालांकि जोधपुर की जंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही गंभीर हैं। देखिए, मुकाबले को हमेशा अच्छा ही मानना चाहिए, चाहे वो एक तरफा हो चाहे संघर्ष का हो, मुकाबला हमेशा अच्छा ही होता है। इस बार भी मोदी की लहर है और इस बार लहर नहीं है, सुनामी है। चुनाव एक चुनौती होता है, कितना ही छोटा चुनाव हो, कितना ही बड़ा चुनाव हो, कहीं भी चुनाव हो, हर चुनाव एक चुनौती है। और हम इस चुनौती का सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता न केवल जोधपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में हम अच्छे सीटों पे मुकाबला करेंगे। अभी तो सूर्य नगरी में सियासी पारा चढ़ा ही है, बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में पानी की किल्लत नई नहीं है, लेकिन इस बार अप्रैल में ही पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जलदाय विभाग के तमाम दावों की कलई खुलने लगी है। तस्वीरें दो लेकिन मुश्किल एक। गर्मी की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में जल संकट गहराने लगा है। हालत ये हो गई है, लोग काम धंधा छोड़कर जलदाय विभाग के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए विवश हैं। पहली तस्वीर जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके की है, जहां पानी की किल्लत से लोग खासे गुस्से में हैं। हम दिखाना चाहेंगे ये जयपुर शहर का वो इलाका है जो सबसे पुराना है और यहाँ पर लगातार कई सालों से नियमित पानी की सप्लाई होती है, लेकिन इस बार गर्मी की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर पानी का संकट खड़ा हो गया है। और ये जो तमाम जो यहाँ पर महिलाएं हैं, ये यहाँ पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि इनको पीने का पानी, नहाने धोने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों का दावा है कि जलदाय विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 5 साल से खारा पानी आता नहीं, बोरिंग का पहले तो बोरिंग में काम चलाते थे, वो 10 मिनट आता पीने का पानी। हमारे राजहंस कॉलोनी में 1 पॉइंट का भी पानी नहीं आ रहा है। एक बूंद नल के नल सूखे पड़े हैं, 1 महीना हो गया, पानी बिल्कुल बंद लगा पड़ा है। पानी तो कम से कम अभी ये हालत है तो मई जून में क्या हालत होगी, आप खुद सोच सकते हो इस बात को। हम राजहंस कॉलोनी से आए हैं, हमारे घर में बिल्कुल पानी नहीं है 1 हफ्ते से। 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान है। पानी के सिवा पानी न पीने का आ रहा है और 10 मिनट खाली ओनली पानी आ रहा है हमारा बस। हमारे पीने का पानी भी नहीं आ रहा है, नहाने धोने का, पीने का बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। हमें यहाँ कभी दिक्कत नहीं हुई, 2 महीने से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा। 2 घंटे से जाम लग रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है। फिर जब से क्यों नहीं अधिकारियों ने सुनवाई करी, 2 घंटे से लगातार पब्लिक परेशान हो रही है। 1 महीने से परेशानी हो रही है, तब तो किसी ने सुना नहीं। अब आज क्यों सुना, आज पानी चालू हो गया और 1 महीने से कहाँ गए थे सब। पठान चौक में भी बिल्कुल पानी नहीं आता, बहुत समस्या वहाँ भी पानी की। दूसरी तस्वीर भरतपुर की है। पानी की किल्लत झेल रहे कामा के निवासियों का सब्र सोमवार को जवाब दे गया। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोग जलदाय विभाग पहुंच गए और कार्यालय के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। इसके बाद लोगों ने सड़क पर पाइपलाइन डालकर उसे जाम कर दिया। अभी क्या गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो क्या है, टैंकर चलवाए जाएंगे जहाँ भी कोई ऐसी समस्या आएगी। ये लाइट का फॉल्ट रहता है या कुछ रहता है। और दूसरा क्या है कि 8 बोरिंग सेंक्शन कराए हैं एमएलए साहब ने और राइजिंग पाइपलाइन है, तो उनका जो काम है वो प्रक्रियाधीन है और ये काम होने के उपरांत जल सप्लाई वो सुचारू हो जाएगी। नहीं, पाइपलाइन डालने में टाइम लगेगा और टैंकरों से सप्लाई होगी नहीं। जो पहली व्यवस्था है उसका क्या हो रहा है? पहली व्यवस्था वो सुचारू चल रही है, जो ट्यूबवेल है और जो ड्राई हो चुके हैं उनके अगेंस्ट में हमने ट्यूबवेल प्रपोज कर दिए हैं। पानी नहीं आ रहा है, 8-8 दिन में लोगों को पानी मिल रहा है, जिसको लेकर के जनता में बहुत ज्यादा रोष है। जनता अब ये निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहती है कि कामा की जनता को पानी मिले। इसको लेकर के लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये जनता का आक्रोश है। यहाँ के कर्मचारी बिल्कुल भी जनता को पानी पिलाने में नाकाम हो रहे हैं, इससे जनता में दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता जा रहा है। नहीं, आप लोकसभा चुनावों में सड़क के लेकर जो बहिष्कार कर रहे हैं, क्या पानी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर मुद्दे पर जनता के पास में मताधिकार का ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको लेकर के जनता सरकार और यहाँ के कर्मचारियों को झुका सकती है। अगर ये डिसीजन भी लेना पड़ा तो कामा की जनता ये डिसीजन लेने में भी नहीं चूकेगी। मामला बिगड़ता देख जलदाय विभाग को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। काफी समझाइश के बाद आक्रोशित लोग नियमित पानी मिलने के आश्वासन पर शांत हुए।
प्रदेश में जल की किल्लत तब जब गर्मी ने दस्तक भर दी है। अप्रैल में ये हाल है तो सोचिए मई में क्या होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शिव कुमार वशिष्ठ के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। ध्यान दें बैंक के कस्टमर्स, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में हुए बड़े बदलाव की, जिसका सीधा असर आप पर होगा। देना और विजया बैंक का विलय हो गया है। इस मर्जर से जुड़ी अहम बातें हम आपको बताएंगे और इसके लिए आप देखिए ये खास रिपोर्ट। ये खबर देना बैंक के ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी है। विजया बैंक के कस्टमर्स भी कृपया ध्यान दें। इतिहास हुआ देना बैंक और विजया बैंक। देना और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय। बैंक ऑफ बड़ौदा बना देश का तीसरा बड़ा बैंक। जी हाँ, देश के दो बैंकों के नाम बदल दिए गए हैं। देना और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। दोनों बैंकों का संचालन और प्रबंध बैंक ऑफ बड़ौदा के हाथ में आ गया है। बैंकिंग सेक्टर में ये दूसरा बड़ा विलय है। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा देश में सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। आइए जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की मौजूदा स्थिति। 15 लाख करोड़ से ज्यादा का हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस शीट, तो वहीं 8 करोड़ 75 लाख का डिपॉजिट और 6 करोड़ 24 लाख का एडवांस कर्ज। देश भर में बैंक ऑफ बड़ौदा के कुल 12 करोड़ ग्राहक, 85,000 कर्मचारी, 9,500 से ज्यादा शाखाएं और 13,400 एटीएम हो गए हैं। हालांकि इस विलय का देना और विजया बैंक के कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल दोनों बैंकों की ना तो कोई शाखा बंद होगी और ना ही छटनी होगी। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई छटनी नहीं हो रही है और किसी भी प्रकार की कोई विषमता कर्मचारियों के बीच में नहीं रहेगी। अभी तो बैंक ने कोई निर्णय नहीं लिया है, अभी सारी शाखाएं चलेंगी। बहरहाल ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन इस विलय का विरोध कर रहा है। मर्जर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उसके बावजूद भी अगर मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ी है तो मैं आज की स्थिति को इस तरह से आंकता हूं कि सरकार ने लगातार बिना किसी तैयारी के निर्णय लिए हैं। वहीं इस विलय से ग्राहकों पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। विजया और देना बैंक के ग्राहकों का खाता नंबर बदल दिया जाएगा। ग्राहकों के पासबुक और चेक बुक भी बदल जाएंगे। इसके अलावा ग्राहकों को नए डेबिट और एटीएम कार्ड, साथ ही क्रेडिट कार्ड भी लेना होगा। ब्रांच के IFSC कोड भी बदल जाएंगे। लेकिन इस मर्जर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सभी बदलाव होने में कम से कम 12 से 18 महीनों का वक्त लग सकता है। तब तक ग्राहकों को सभी सेवाएं वैसे ही मिलती रहेगी जैसे पहले थी, यानी नाम बदला है, काम वही पुराना है। न्यूज़ 18 के लिए BK शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर पर। बॉडी बिल्डिंग नहीं आसान। जी हाँ, इसका शरीर फौलाद जैसा है, वो बलशाली भी है। अपने शरीर सौशिष्ट से दुनिया को खूब प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन ये भीमकाय भी मजदूर हैं। उनके लिए प्रदेश में ऐसा कोई सरकारी सहारा नहीं जहां वो अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सके। देखिए रिपोर्ट। खूब सारी डाइट लेकर और दिन में कई घंटों जिम में पसीना बहाने के बाद ऐसा शरीर बन पाता है। भले ही शौक से हो या जुनून, लेकिन बॉडी बिल्डिंग आसान नहीं है। जयपुर में अब कई युवा सामने आ रहे हैं, जहां दिव्यांग जन से लेकर महिला बॉडी बिल्डर्स भी जयपुर में अपनी तैयारियां कर रही हैं, जो राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। जिले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी यहाँ के बॉडी बिल्डर्स अपने शरीर को प्रदर्शित कर कई खिताब हासिल कर चुके हैं। लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान न जाने से बॉडी बिल्डरों को निराशा जरूर रहती है।
गवर्नमेंट्स ओनली क्रिकेट और आजकल कबड्डी को सपोर्ट कर रही है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर कुछ लेना देना नहीं है, बॉडी बिल्डिंग को वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। जहां अपन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करते हैं वो इसलिए आगे हैं कि वो उनको सपोर्ट मिलता है। रेलवे सर्विसेज, BSF वगैरह जो भी टीम खेल रही है वो सारी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की तरफ से खेल रही है। बॉडी बिल्डिंग काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, उसके लिए प्लेयर हम खुद अपने हिसाब से ही अपने बजट के हिसाब से तैयारी करते हैं। बॉडी बिल्डर का नॉर्मल खर्चा अगर वो तैयारी करता है, बढ़िया तैयारी करनी है, ऑफ सीजन में उसका खर्चा 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ का हो जाता है और सीजन में वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है सर। यूं तो राजस्थान में भी बॉडी बिल्डिंग क्रीड़ा परिषद की खेलों की सूची में पंजीकृत है, लेकिन संघों में कई फाड़ होने और आपसी विवाद के कारण भी बॉडी बिल्डर्स का भला नहीं हो सका है। सरकार का सहयोग न होने से मुश्किलों का सामना भी इनको करना पड़ रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में बॉडी बिल्डरों को आर्थिक मदद जरूर मिलती है। ना टीए मिलता है, ना डीए मिलता है और अपने घर से पैसा लगाना पड़ता है। और सर पहले मिला करती थी, टीए डीए वगैरह सब मिला करते थे, इसमें गवर्नमेंट जॉब भी थी। आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है इसके अंदर। शहर से भी ज़्यादा अच्छे लड़के गांव में हैं, लेकिन उनको कोई समझने वाला नहीं है। वो उनको ये नहीं पता कि हमारे को कहाँ जाइए। नाबा का जो हमारा प्रोग्राम है, हमने पूरे गांव में जाकर भी, ढाणियों में जाकर भी लोगों को बताया कि आप आइए, पार्टिसिपेट करिए और हमारी कोई भी मदद की जरूरत हो तो हम आपको। बॉडी बिल्डर मेडल तो जीतकर प्रदेश का नाम बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति पर सरकार की नजर नहीं जा रही है। इस बीच कई बॉडी बिल्डर अपने शौक और जुनून को बीच में ही छोड़ देते हैं जब वे आर्थिक तंगहाली से गुजरते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के साथ कोई दूसरा काम संभव नहीं है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।